नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, नमन है। विगत 2 वर्षों में संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में किन किन नए क्षेत्रों में काम हुआ है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ मुझे ऐसे 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जिनका आपस में भी एक संबंध है जी। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति और नागरिक उड्डयन। जी। भारत की सबसे बड़ी ताकत अगर हम कभी मानते हैं तो हम कहते हैं कि एक वो फिल्म का डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है। जी। हम कहते हैं कि मेरे पास भारत की घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज, समृद्ध संस्कृति है। जी। अब इस भारत की समृद्ध संस्कृति को पर्यटन के द्वारा उड्डयन के पंख लगाकर किस तरह विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं, विश्व पटल पर फैलाएं, ये शायद सोच रही होगी प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने मुझे ये 3 विभाग दिए। और वास्तव में भारत की संस्कृति जहां हर 50-100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो, पहनावा बदल जाता हो, खान पान बदल जाता हो, जाति बिरादरियां, धर्म, रीत रिवाज बदल जाते हो, और उसके बावजूद भी कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितनी जातियां, और लोगों को चिंता यही है, पूरे विश्व के लोगों को, कि फिर भी भारत एक है और भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। जी। ये देश का सौभाग्य है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व देश को एक ऐसा नेता मिला प्रधानमंत्री के रूप में जिसने कहा मैं प्रधान सेवक हूं इस देश की जनता का। जी। और मैं समझता हूं वह व्यक्ति, उसने भारत को सिर्फ किताबों से और फिल्मों से नहीं पहचाना देखा। उसने भारत को, भारतीयता को, आम आदमी के जीवन को, गरीबी को खुद सहा है। जी। और वह व्यक्ति जब इस ऊंचे पर आ गया तो एक जीवन ध्येय उन्होंने रख लिया कि मुझे अब इस भारत के विकास की रोशनी उस पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी है, वरना भारत का विकास बेमानी होगा। जी। मैं समझता हूँ ये सोच उनकी रही। उन्होंने पर्यटन को एक बहुत बड़ा हथियार माना। जी। ताकत माना। अपने देश की बहुत बड़ी ताकत उन्होंने पर्यटन को माना। ये पर्यटन, हम विश्व का 1% से भी कम पर्यटन अपने देश में ला पाते हैं, 0.68%, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हर साल हम इससे कमाते हैं। लगभग 11% उद्योग में कहीं ना कहीं पर्यटन के लोग जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। मैं समझता हूं उस रोजगार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी लगभग 11-12% के आसपास रोजगार भी मिलता है। जी। ये भी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अधिकतम लोग, महिलाएं पर्यटन से जुड़ी रहती हैं, होटल्स में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, हस्तशिल्प से। तो महिलाओं का सशक्तिकरण है। अब हमारा टारगेट है कि हम इस पर्यटन को कम से कम 2020 तक 1% ले जाएं और 2025 तक इसे 2% तक ले जाएं। अगर ये हमने कर लिया और या इससे और हम आगे निकल गए तो आप समझिए कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है। इस बारीकी को प्रधानमंत्री जी ने समझा और उन्होंने हर जगह, चाहे वो लाल किले की प्राचीर हो, चाहे वो अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं से भी हो, उन्होंने हर बार इस बात की तायीद की कि मेरे देश के पर्यटन को मुझे आगे ले जाना है। पर्यटन के जो 3 हमारे पिलर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सफाई, सुरक्षा, मेजबानी और संपर्क, कनेक्टिविटी। सफाई को हमने प्रधानमंत्री के स्वच्छता आंदोलन से जोड़ा। सुरक्षा को हमने एक अनूठी व्यवस्था इस देश में शुरू की है। पर्यटक मित्र बनाए हमने, पर्यटक पुलिस बनाई हमने पर्यटक स्थानों के लिए। जी। बहुत छोटे छोटे प्रयास। मैं समझता हूँ आकाशवाणी की पहुंच देश के बहुत बड़े करोड़ों लोगों तक पहुंच। आज इतना बड़ा साधन आपने मुझे मुहैया कराया मेरी एक अपील को, और ये मुझे किसी और ने नहीं सुझाया, मेरी बेटी ने सुझाया। जी। उसने कहा हम लोग गाड़ियों में बैठते हैं, दुनिया भर पर्यटक के साथ ये घटना हो गई। जी। हमने एक सुझाव दिया और अपने जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको हम एक डूज एंड डोंट्स देते हैं किताब, छोटा सा कार्ड के रूप में, कि ये जब हिंदुस्तान में आए तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। बड़ा छोटा सा सुझाव। ये मैं सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी गाड़ी, टैक्सी में बैठे, मोबाइल लगभग सबके पास होता है जी। अब उसकी नंबर प्लेट की फोटो खींच ले। उस नंबर प्लेट की जो फोटो खींची उसको अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार को आगे भेज दें। अब गाड़ी के ड्राइवर को ये पता है कि तेरे नंबर की प्लेट इसके पास है, और अगर ये प्लेट, फोन तेरा खो भी जाए, तोड़ भी दिया जाए, तो किसी दूसरे नंबर पर भी पहुंच चुका है नंबर। आप समझिए सुरक्षा की दृष्टि से आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये आपने सुरक्षा के लिए हमने किया। फिर उसके बाद भी हमने, सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी चिंता का कारण होता था, खासतौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए। हमने 12 भाषाओं में, ये विश्व में पहली बार हो रहा है जी, किसी और देश में ऐसा नहीं है,
जर्मनी में जाओगे तो जर्मनी में बात करते हुए मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बात करने वाले मिल जाएंगे लोग, आपको हिंदी में कोई बात करना नहीं मिलेगा वहाँ, रशियन में कोई बात करता नहीं मिलेगा। हमने 12 भाषाओं में, जर्मन में, रशियन में, चाइनीज में। आप अगर जर्मन पर्यटक हैं, आप दिक्कत में आ गए, आप एक नंबर 1363 डायल कीजिए, टोल फ्री नंबर है जी 1363। आपने ये नंबर डायल किया, हमारे कॉल सेंटर में चला जाएगा कि आपको किस भाषा में बात करनी है, जर्मनी में करनी है, रशियन में करनी है। वहां से आपको उस भाषा में जवाब मिलेगा कि आप किस गर्दिश में हैं, क्या दिक्कत है आपके साथ। आप समझिए कितनी बड़ी सुविधा है, विश्व के किसी देश में ये सुविधा आज तक नहीं। कॉल सेंटर है जो चल रहा है आपका, ऑर्गेनाइज करने बात है, 24 घंटे 365 दिन का ही। उस सुविधा के माध्यम से भाई जर्मन टूरिस्ट को अगर जर्मन भाषा में जवाब मिल गया, वो बता दे मैं इस गर्दिश में हूँ, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये समस्या है, तो उसका समाधान निकलेगा। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ पर्यटन की दृष्टि से 2 बड़े सफल प्रयोग हैं। भारत सरकार ने पहली बार, लोग वीजा लगने के लिए लाइन पे खड़े होते थे जी, वीजा नहीं मिलता था, हफ्ते 2-3 महीने तक नहीं मिलता था। 190 देश है हमारे, लगभग 190-92 देश हैं, जिसमें से 150 देशों को हमारी सरकार ने वीजा दे दी, ई वीजा, कि अपने वहां से चलो, कंप्यूटर पे बैठ के अपना वीजा लो, यहाँ आ जाओ, कोई वीजा के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी सुविधा थी। और हमारे मंत्रालय ने सरकार को फिर लिखा कि और 30 देशों को बढ़ा दिए गए, जो शेष रह गए, शेष जो बच गए। तो ये कितनी बड़ी सुविधा थी, सोच के साथ हम लोग पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की भी बहुत संभावनाएं हैं, तो इस दिशा में क्या आपका मंत्रालय कुछ कर रहा है जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मुहैया हो सके? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, लगभग 11% से 12% के बीच में पर्यटक से रोजगार मिलता है जी। अब इसको किस तरह से आगे ले जाएं? हमने इसके साथ एक प्रोग्राम बनाया, रोजगार को इससे जोड़ा जी, हुनर को हमने इस्तेमाल किया, कौशल विकास का हमने यूज किया। हमने जो लोग काम करने वाले थे बीच के अंदर, मान लीजिए गाड़ी वाला टैक्सी ड्राइवर है, रास्ते में आप किसी रेस्टोरेंट ढाबे पे खाना खाते हैं, आप किसी नाविक के जाके उसकी नाव किराए पर लेते हैं, हमने उन लोगों को ट्रेनिंग दिया कि हुनर से रोजगार तक हमने योजना शुरू करी जी। उनको छोटी छोटी 10-10 दिन की ट्रेनिंग देकर, और उनको सिखाया कि पानी का ग्लास कैसे पकड़ना है, पर्यटक देसी विदेशी आता है उसे कैसा व्यवहार करना है, गाइड्स बनाए, कैमरा फोटोग्राफर्स को हमने ट्रेनिंग दी जी। और उससे युवाओं का सशक्तिकरण किया, रोजगार के प्रति उनको करके कि अब आप रोजगार के लिए तैयार है। और हर छोटे से बड़े आदमी को, सबको ये योजना हमने दी। और मैं समझता हूँ कि रोजगार की दृष्टि से इसमें बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। पर्यटन हमारा रोजगार की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ बनेगा। जी जी। संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या आप करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी घनी संस्कृति जी, समृद्ध संस्कृति, पर हम उसको विश्व के पटल पर पहुंचाएं। ये बात आपकी भी पीड़ा है, ये मेरी भी पीड़ा है जी। हमारा युवा जब बड़ा होता है तो देखने चलता है कि तो देश विश्व देखने जाऊंगा जी जी, थाईलैंड घूमूंगा, दुबई जाऊंगा, सिंगापुर जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। मेरी पीड़ा ये है वो वहां जाए, खुशी है हमें, लेकिन वहां जाने से पहले अपने इस खूबसूरत भारत को तो देखे। भारत के अंदर इतने पर्यटन की अपार संभावनाएं, संस्कृति की, उसको तो सीखे, देखे, म्यूजियम्स देखे अपने यहाँ के। आज 42 हमारे संस्थान हैं, 42 संस्थानों के माध्यम से नेहरू मेमोरियल है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, नेशनल आर्ट गैलरी है। इन सब के माध्यम से भारत की संस्कृति को, और फिर हम ऐसे आयोजन देश विदेश में करते रहते हैं। भारत संस्कृति महोत्सव, अब जैसे मैं अभी इसी महीने की 17 तारीख को जा रहा हूँ हंगरी, जहाँ भारत का एक सांस्कृतिक पर्व होगा, जिसका उद्घाटन मैं करूंगा उनके मंत्रियों के साथ मिलकर। मैं समझता हूँ भारत की संस्कृति को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है, और इस तरह से हम शोकेस करते रहते हैं भारत की अपनी संस्कृति को भी विश्व के विभिन्न कोने कोने पर। तो मैं समझता हूँ ये हम इन संस्थानों के माध्यम से, अपने आयोजनों के माध्यम से, पूरे देश में हमारे 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, ZCC हम उनको कहते हैं, जिनमें विभिन्न राज्य उनसे जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम भारत की कला, आर्ट, फिल्म, इन सब चीजों को शोकेस करते रहते हैं। उनके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने में, नौकरी देने में उनकी मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या क्या नई योजनाएं हैं आपके विभाग द्वारा जो बनाई गई है? मेरे 2 जो मंत्रालय हैं, खास तौर पर पर्यटन। अब मैं साउथ अफ्रीका गया जी, तो बड़े सोचते हुए न जाने क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा हम तुम्हें एक विलेज टूर कराते हैं, और $200 ले लिए उन्होंने उसके। अब एक गांव में ले गए, उस गांव में वो जो उनके खाना कैसे बनाते हैं, दूध भैंस गाय का कैसे निकालते हैं, हल कैसे चलाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने दिखा रखी थी। आप समझिए, हमारा देश का तो 80% गाँव है, और अभी भी हमारे गाँव में ही बसा है। अभी तो हमारे अपने बच्चों ने भी कहीं गाँव नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ देश विदेश के जो लोग आएंगे और उनको अगर एक भारत की झांकी हम दिखाएंगे तो ग्रामीण पर्यटन को हम आगे ले जा सकते हैं। ग्रामीणों की संरक्षण और ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लाए हैं, अगर उनका देखें तो 80% योजनाएं ग्रामीण और गरीब किसान के लिए हैं, जहां गांव के नौजवान के लिए। इस बार के बजट को चाहे आप देख लें या हमारी कोई भी योजना देख लें,
वो अगर मैं मान लीजिए किसान के बारे में सबसे पहले बात करूं, पहले हम लोग सर्टिफिकेट अपना अटेस्ट करवाने के लिए एमएलए के पास जाते थे, गांव से 20 किलोमीटर दूर जाते थे, 30 किलोमीटर दूर गजेटेड अफसर के पास जाते थे कि साहब सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है। एमएलए साहब नहीं मिलते थे, लौट के वापस आ जाते थे, 1-2 दिन बाद फिर जाते थे जी। हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा मैं अपने एमएलए या अधिकारी पर विश्वास से ज्यादा अपने आम आदमी पर क्यों ना विश्वास करूं। उसे सेल्फ टेस्टिंग राइट दे दी है कि आप खुद अपनी सर्टिफिकेट का टेस्ट कर सकते हो। कितनी बड़ी ताकत थी, कितना बड़ा विश्वास जागा एक आम आदमी में जी। गांव का किसान ने कभी सोचा नहीं था कि वो बैंक के दरवाजे तक जाएगा। उसकी पीढ़ियां गुजर जाती थी, वो बैंक के दरवाजे तक नहीं जा पाता था, क्योंकि बैंक में जहाँ खाता खुलवाना है तो पहले ललिता जी उसकी गारंटी लें, उसके फार्म को अटेस्ट करें जी। या मंत्री जी करें, तब उसका खाता खुलता था। फिर खाते में पहले कहा जाता था कि इसमें 2000 रुपये जमा कराओ, 500 रुपये जमा कराओ। आपके प्रधानमंत्री ने कहा हमारा बैंक का अधिकारी आपके दरवाजे तक आएगा, खाता खोलेगा और किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस हो जो हो ना वो दीजिए, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी की गारंटी की जरूरत नहीं। और उन्होंने कहा बिना पैसे 2 पैसे जमा कराए खाता खोलिए आप। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, उसने कहा देखो मेरे देश के गरीबों की अमीरी, 21 करोड़ खाते खुले और उन खातों में 35,000 करोड़ रुपया जमा लोगों ने किया जी। कितनी बड़ी सुविधा थी, कितना बड़ा विश्वास आत्मविश्वास उनमें जागा होगा। फसल से किसान चिंता रहता था, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, वकील। किसान अपने बेटे को किसान बनाने से पहले सोचता है 2 बार, तो कई बार खाद बीज के पैसे भी नहीं निकलते थे जी। किसान की ये चिंता होती थी जी। और इस दुख में वो 1000-2000 रुपए का बीज लगाने के लिए, खाद के लिए साहूकार से आसपास से पैसे उधार लेता था। उन्होंने कहा तेरा खाता खुल गया, 5000 रुपए की लिमिट तुझे इस खाते में मिल गई, तू जब चाहे 5000 रुपए बैंक से ले ले, जमा करा दे, फिर ले ले, फिर जमा करा दे। कितनी बड़ी ताकत थी उसको, वरना 1500 रुपए के लिए वो इधर उधर हाथ फैलाता फिरता था। उसके बाद उसे दिया कि चलो हम तुम्हारी फसल को बीमा देंगे, और बीमा का कितना सुंदर रास्ता। अभी रबी की फसल आने वाली है जी जी। रबी की फसल के लिए 1 लाख रुपए का अगर आप बीमा कराते हैं 2% या 1.5%, यानी 2000 रुपए, 1500 रुपए आपने दिया, 1 लाख रुपए का बीमा हो गया। अगर भगवान ना करे बीज नहीं लगा, फसल खराब हो गई, ओले आ गए, बारिश आ गई, ये भारत सरकार ने पहली बार शुरू किया है। इससे पहले ओले आने या बाढ़ से या बारिश से अगर फसल खराब होती थी तो कोई मुआवजा नहीं मिलता था, अब मिलता है, पूरा मुआवजा मिलता है। और कितने 2 या 1.5% प्रीमियम पर, बाकी 90% पैसा भारत सरकार देती है। जी जी। खलिहान में फसल पड़ी है, कट गई, खलिहान में पड़ी है, खराब हो गई, तो भी बीमा मिलेगा। किसान अब चैन की नींद सो सकता है। किसानी का धंधा अन्नदाता के नाते करेगा, लेकिन चैन की नींद सो सकता है। आम आदमी किसान के घर में एक्सीडेंट हो जाता था, घर परिवार की किसी की मृत्यु हो जाती, कमाने वाला मान ली दुनिया से नहीं रहता था, चिंता शुरू हो जाती थी। आज 1 रुपए महीना, 1 रुपए में चाय का प्याला भी नहीं आता। ये मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, मैं अपने सभी किसान भाइयों से खासतौर पर आह्वान कर रहा हूँ, इस बीमा योजना को जरूर कराएं। किसान भाई फसल बीमा का भी इस्तेमाल करें, चैन की जिंदगी। उम्र बढ़ जाएगी, डॉक्टर भी हूँ, ये इस बारे में बता रहा हूँ। किसानों की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको और अधिक पुष्ट करने के लिए और अधिक समृद्ध बनाने के लिए आपका मंत्रालय क्या क्या उपाय कर रहा है? हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि विभिन्न धर्म, जात, बिरादरियों के लोग एक साथ गंगा जमुनी तहजीब के तहत रहते हैं जी। विश्व के लोग इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं, कुंभ जैसा मेला होता है। किसी से उसकी जाति पूछी जाती थी, उसका धर्म पूछा जाता था जी। किसी ने पूछा किसने डुबकी लगाई, किसने नहीं लगाई, उसका ना वो गंगा माँ भी नहीं पूछती थी कि तुम्हारा धर्म क्या है। कितना बड़ा तहजीब है। बहुत सारे देश है, बड़े बड़े देश है, एक ही धर्म है वहां पर, एक ही तरह की सभ्यता के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन भारत की तो इस बहुरंगी संस्कृति है। उस संस्कृति के साथ भी भारत एक है। ये कितनी बड़ी ताकत है हमारी। और हम संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, पर्यटन की दृष्टि से, हम इस सबको एक करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह ये दीवारें अगर कहीं हैं तो खत्म हो, लगभग खत्म हो चुकी हैं जी, लेकिन फिर भी कहीं खत्म हो सके। उत्तर पूर्व भारत के संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, उसको और ज्यादा भारत में और विश्व पटल पर फैलाने के लिए भी कुछ प्रयास आपके मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस बार भारत सरकार ने पर्यटन को नई आयाम दी है जी। पहले पर्यटन होता था यहाँ होटल बना दें, यहाँ बाग बना दें, यहाँ चिड़ियाघर बना दें। अब पर्यटन को नई पहचान दी गई है। थीम बेस्ड सर्किट, कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड सर्किट, बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, एक विशेष सर्किट दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, 150 करोड़ रुपए की राशि से 8 जो हमारे राज्य, और उसमें भी हमें अपने पूरे बजट का 10% तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट को देना ही देना है जी। और प्रधानमंत्री जी का तो पैशन है कुछ नॉर्थ ईस्ट के बारे में जी। उन्होंने हम सब मंत्रियों को आदेश दिए कि हर 15 दिन में एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में जाएगा, वो रात भर वहां रुकेगा, वहां के लोगों से मिलेगा जुलेगा। कितनी बड़ी सोच थी उनकी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के विकास के साथ मिलकर विकास करें। इस सोच के साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन की अपार संभावनाओं को एक अलग पहचान। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। जितनी अच्छी खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट में है,
प्राकृतिक संपदाएं हमारे वहां पर है। अभी देखिए सिक्किम जैसे राज्य ने अपने आप को टोटली ऑर्गेनिक राज्य घोषित कर दिया है। ऑर्गेनिक खेती होती है पूरी 100% ऑर्गेनिक खेती करती। और आपके प्रधानमंत्री ने ये किया कि इस बार आपने किसान भाइयों से मैं पूछ रहा हूं कि हर साल आप यूरिया के लेने के लिए लाइन में लगते थे, लाठियां चलती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। आपके सरकार ने उस यूरिया के ऊपर नीम का लेपन कर दिया, उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी। और इस बार मैं पूछना चाहता हूं आपसे किसान भाइयों, इस बार तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई यूरिया मिलने के अंदर, जो हर सालों भर होती थी। हमसे सिफारिशें लोग करवाते थे कि साहब यूरिया नहीं मिल रहा, सिफारिश करिए। इस बार सिफारिश के लिए कोई नहीं आया। जी। अभी हाल ही में उत्तर पूर्व के गांव को पूर्ण स्वच्छता का गांव सर्वश्रेष्ठ मेघालय प्रदेश में घोषित किया गया। तो क्या उस गांव को सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करके और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजना है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों पहले ही वहाँ गए हैं और जब हमें सूचना मिली कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गाँव को संरक्षित किया है, हम उसको एक आदर्श गाँव के रूप में बनाकर, और वहाँ प्रदेश की सरकार ने भी ये निश्चय किया कि उस गाँव को हम एक मॉडल के रूप में लोगों को प्रोजेक्ट करेंगे कि गाँव की स्थिति ऐसी भी हो सकती है। जी, विगत 2 सालों में जो आपका कार्यकाल रहा उसमें आपकी ढेरों उपलब्धियां रही, क्या आपको उन सब से संतुष्टि मिल रही है? देखिए, अगर संतुष्टि हमें मिल गई जी, बहुत कुछ करने को है, लेकिन ये सच है जितना हम करना चाहते हैं, जितनी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, उतना हम नहीं कर पाए। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी। शायद आजादी के 67 साल के अंदर हम लोगों ने पर्यटन को, संस्कृति को उतना महत्व नहीं दे पाए जितना हमें देना चाहिए था। लेकिन अब मुझे विश्वास है, हमारी एविएशन मंत्रालय के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हम ला रहे हैं, जिसमें 30 करोड़ मध्यम वर्गीय लोग, गांव का रहने वाला किसान अब 1 घंटे की फ्लाइंग टाइम में 2500 रुपए में यात्रा कर सकेगा। ये भारत के निवासियों के लिए आप एक उपहार दे रहे हैं, भारत के लोगों के लिए। मैं एक गांव से आता हूँ, छोटे से राजस्थान के गांव से मैं आता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था शायद मैं जिंदगी के अंदर हवाई यात्रा करूंगा, लेकिन अब ये संभव होगा। इस देश का आम आदमी हवाई यात्रा कर पाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक सोच का हिस्सा है, एक शुरुआतें हैं। जितने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए, और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम देश को भी आगे ले जाएंगे, पर्यटन को भी, और भारत की संस्कृति को भी विश्व के कोने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर शर्मा, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन को इसी तरीके से आपके मार्गदर्शन में आगे ऊंचाइयां मिलती रहें, और आपने जो जो सोचा है वो सब कल्पनाएं साकार हों। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।